अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स ने वैसे जो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है वो गैलीलियो से ही ऐसे समझे कि लिया हुआ है उसका, या उसने उसी से ही दरियाफ्त किया था। लेकिन जो बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू है, न्यूटन ने अपना ये लॉ 1666 में और कुछ बुक्स में मिलता है 1665 में और कुछ में मिलता है 1667 में। ऑल ऑफ दीज आर वैलिड, बट फ्रॉम दिस वैलिड इज दिस वन। ये जो है 1667 और 1665 जो है, ये जो है दोनों वैलिड हैं। अच्छा, इसके बाद में अब इसकी स्टेटमेंट और डेरिवेशन जो है हम वो करेंगे। उससे पहले आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि मासेस की नेचर का आपको पता होना चाहिए। लेकिन बट फर्स्ट वी डिफाइन हेयर द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट टू bodies or masses attracts to each other, and the product of the magnitude of the masses is directly proportional, and the square of the distance between them is inversely proportional। यानी उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और जो उनके मासेस हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फॉर एग्जांपल कैसे? अच्छा, इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट या जिसे हम डेरिवेशन कहते हैं वो हम कैसे लिखेंगे? F, what is F? F is a gravitational force or force only. F is directly proportional with m1, m2. For example, this is a equation 1, and F is inversely proportional with the square of the distance between them। यानी जो इनके बीच में डिस्टेंस है उससे इसकी क्या होगी, इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा, यानी उसके साथ। अच्छा, इससे क्या मुराद है और इससे क्या मुराद है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी आते हैं हम इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। अब यहाँ पर है प्रोपोर्शनलिटी साइन, जिसे हम ख़त्म करेंगे तो हम g लिखेंगे। यहाँ पर g इज़ अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, अब अच्छा, यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको डाउट में डालती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि ये ला, अच्छा इससे मिसाल ये था मेरा कि अगर आप कंसीडर करें कि हमारे पास m1 है और m2, देयर आर टू मासेस, ओके, और फोर्स इनके, ये भी फोर्स अप्लाई करेगा, ये मास इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम r से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको डिनोट कर लिया r से। अब क्या होगा, न्यूटन ने ये कहा कि m1 जो है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, m2 m1 को अट्रैक्ट करेगा और m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी एक फोर्स की, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम इसे कहेंगे। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या मुराद है कि इन दोनों का जो कशिश का जोर है वो। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमारे पास जो g है उसका वैल्यू, अगर हम यहाँ से जो वैल्यू दिया गया है, हेनरी कैवेंडिश ने इसका वैल्यू जो है वो डिस्कवर किया था, वो था कितना, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर kg स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वैल्यू इस तरीके से कुछ आता है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ये वैल्यू जो है हम ये कंसीडर करेंगे और ये देखेंगे कि अच्छा, ये न्यूटन ने ये कहा था कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ दूसरी को अट्रैक्ट करती है। हमारे पास फिर ये है कि अगर दो, ये मेरे पास मार्कर हैं, ये आप देखें तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट क्यों नहीं करते, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे सामने ये वाइट बोर्ड है, ये हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दीज क्वेश्चंस एंड आर दीज फिनोमिना? इसका आंसर ये है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मासेस पे डिपेंड करता है और उसके अलावा इनकी नेचर पे भी कुछ डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल कैसे, अगर हम चले जाएं सोलर सिस्टम में, हमारा जो सोलर सिस्टम है तो उसमें देखेंगे हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू काम कर रहे हैं और उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी अट्रैक्ट कर रहा है। कैसे, अगर वो उन पर फोर्स एक्ट ना करे तो वो नहीं मूव करेंगे। कैसे,
अब ये जो हमारे पास सोलर सिस्टम है, ठीक है, ये सोलर सिस्टम है। अब इसमें जो प्लैनेट मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल जिस इस ऑर्बिट में है, दूसरा इस ऑर्बिट में है, तीसरा इस ऑर्बिट में है यहाँ पर, तो अगर ये इसको अट्रैक्ट करता है तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से अगर ये प्लैनेट इसको अट्रैक्ट करता है तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। और जितने ज़्यादा मासेस होंगे, जितने ज़्यादा मासेस होंगे, उनकी अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। अगर फॉर एग्जांपल आप ये मार्कर, दो मार्कर हैं, इनका मासेस कितना है, क्या अर्थ के बराबर है इनका मास, ये निग्लिजिबल है एज कंपेयर अर्थ। सो इसलिए अर्थ क्या करती है, अर्थ का मास ज़्यादा है और हमारा जो मास है इस वजह से अट्रैक्शन की जाती है। तो न्यूटन से हमें ये इस लॉ से हमें ये पता चला कि वाकई ये लॉ जो है वो वैलिड है। ये मैंने आपको बताया कि हमारा मास, मेरा और ये जो बोर्ड का मास है, ये एक निग्लिजिबल मास है। और दूसरी बात जो मैं ये समझता हूँ कि ये दिस इज़ द वैलिड आंसर और बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये है कि 6.673 इंटू 10 रेज पावर कितना है, -11 है। अब -11 आपने अगर मैथमेटिक्स में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे तो आपको ये पता होगा कि माइनस के वैल्यू जितने ज़्यादा बड़े होते हैं उनका वैल्यू उतना क्या होता है, कम होता है। नंबर जितना बड़ा, पावर फॉर एग्जांपल अगर पावर -2 है और अगर दूसरा हम लिख दें -5, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि 10 रेज पावर -2 इज़ ग्रेटर देन 10 रेज पावर -5, बिकॉज माइनस में जितना बड़ा पावर होता जाएगा वैल्यू उतना कम होता जाएगा। अगर हम यहाँ पर लिख देते 10 रेज पावर -2 तो इसका वैल्यू, इसकी अट्रैक्शन जो थी वो ज़्यादा होनी थी। वाई, बिकॉज 10 रेज पावर जो है वो उसका वैल्यू कम हो जाएगा जितना बड़ा पावर माइनस में आएगा। तो दैट्स रीज़न कि ये जो है इसमें वैलिड आंसर है कि इसका वैल्यू जो है वो जी का तमाम निग्लिजिबल है।